नमस्कार। सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं वो कहानी है एक ऐसे राजा की जो अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहा है। उसके 3 पुत्र थे, तीनों ही लगभग बराबर की क्षमता रखते थे भौतिक दृष्टि से। अगर हम बाहरी सांसारिक रूप में देखें तो बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो बराबर की क्षमता रखते हैं, किंतु उनके भीतरी, उनके अंदर उनकी प्रज्ञा को, उनके विवेक को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाहर से तो सभी सामान्य एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन उनका अंतरतम भिन्न भिन्न होता है। हर व्यक्ति के सोचने का, समझने का ढंग बिल्कुल अलग होता है। जितने लोग उतने संसार। आपका संसार बिल्कुल अलग है हमारे संसार से। रहते जरूर हम लोग एक ही भौतिक जगत में हैं, किंतु मानसिक संसार हमारा सर्वथा भिन्न है। जो आप सोचते हैं वो क्या है, किस ढंग का है, हम बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते। हाँ, इससे थोड़ा बहुत आभास हो सकता है कि किस ढंग से आप अपनी उस प्रज्ञा को, अपने विवेक को, अपनी समझ को व्यक्त करते हैं। उससे ज़रूर कुछ अंदाज़ा लग सकता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, लेकिन वो अंदाज भी हमारा अपना होगा, आपका नहीं। ऐसे ही वह राजा देखता तो था कि उसके तीनों पुत्र समान रूप से सक्षम हैं, किंतु कैसे निर्णय करे कि उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस विषय को लेकर वह बहुत चिंतित था। उसकी उम्र भी बीतती जा रही थी, लेकिन वह निर्णय नहीं कर पा रहा था। अंततः उसे विचार आया कि क्यों ना दूर जंगल में वह जो सूफी रहता है, वह जो फकीर रहता है, जिसने इस दुनिया को छोड़ अपने आनंद को स्वयं खोज लिया है, उससे इस विषय में कुछ विमर्श करें। तो वह उसके पास जाता है, उससे कहता है कि मेरी ये समस्या है, आप ही बताएं, आप ही कुछ मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं और कैसे इस निर्णय पर पहुंचूं कि मेरा कौन सा व्यक्ति सबसे सक्षम है, जिससे राज्य का भी हित होगा और प्रजा का भी हित हो। उसे ही मैं राजा बनाना चाहूँगा। वह फकीर राजा को एक युक्ति बताता है कि इस युक्ति के सहारे तुम समझ पाओगे कि कौन सा पुत्र तुम्हारा सबसे योग्य है, जो देश हित में और लोक हित में कार्य करेगा। राजा वापस अपने महल में आ जाता है और अपने तीनों पुत्रों को बताता है कि मैंने उत्तराधिकारी चुनने के लिए एक परीक्षा लेने का निर्णय लिया है, और वह परीक्षा तुम तीनों को देनी होगी। उस परीक्षा से ही यह निर्धारित होगा कि तुम तीनों में सबसे योग्य कौन है। तीनों पुत्र उत्साहित हो जाते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, बताएं हमें क्या करना होगा। तो राजा उन तीनों पुत्रों को कहता है कि ये लो कुछ पैसे, और तीनों को वह बराबर बराबर पैसे देता है कि इन पैसों से तुम्हें अपने महल को भर लेना है। पूरी तरीके से महल भर जाना चाहिए, और तब निर्णय होगा कि कौन मेरा उत्तराधिकारी होगा, कौन इस राज्य को मेरे बाद संभालेगा। तीनों पुत्र वो पैसे ले लेते हैं, लेकिन देखते हैं कि पैसे काफी कम हैं। जिस हिसाब से पूरे महल को भरने की बात हो रही है, इतने पैसों से तो कुछ खास किया नहीं जा सकता। खैर, तीनों पैसे लेके आ जाते हैं, और उन तीनों के पास अवधि होती है 1 सप्ताह की। 1 हफ्ते का समय होता है कि 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा, 1 हफ्ते में आपको अपने अपने महल को पूरा भर लेना है। और तीनों राजकुमार थे, तीनों के व्यक्तिगत अपने अपने महल थे और बड़े महल थे। तो उतने बड़े महल को इन थोड़े से पैसों से भर पाना बड़ा मुश्किल था।
बड़ा लड़का काफ़ी सोच विचार करता है कि इन पैसों से आखिर हो क्या सकता है, ऐसा क्या ले आऊं बाजार से कि पूरे महल को भरा जा सके। अंततः उसे कुछ जब नहीं समझ में आता तो वो सोचता है कि इतने थोड़े पैसों से अगर महल को पूरा भरना है तो शहर भर के कचरे को इकट्ठा किया जाए और इस कचरे से ही मैं पूरे महल को भर पाऊंगा। और इतने पैसों में और खरीदा भी किया जा सकता है। तो एक इशारा यहां भी कहानी कर ही देती है कि बहुतायत में जो भी मिलता है वो अंततः कचरा ही सिद्ध होता है। और हम देखते भी तो हैं कि हम कितना कुछ इस संसार से अपने दिमाग में भरते चले जाते हैं, लेकिन वो कचरे से ज़्यादा सिद्ध होता नहीं है। खैर, कहानी को हम आगे लेके चलते हैं कि फिर दूसरा लड़का वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। पहले ने तो अपने पूरे महल को भर लिया है, मेरे को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। लोगों से परामर्श लेता है कि भैया ने तो शहर भर के कचरे को इकट्ठा करके अपने महल को पूरा भर लिया और शर्त यही है कि महल को पूरा भरना है। अब इतने पैसों में मैं और क्या ऐसा खरीद लूं कि इस पूरे महल को भरा जा सके। तो उसके सलाहकार उसे सुझाव देते हैं कि कूड़े और कचरे का उपाय तो खत्म हुआ, वो तो इस्तेमाल किया जा चुका है। अब आप ऐसा करें कि जो सबसे सस्ती चीज बाजार में उपलब्ध है वह है सस्ती घास। आप घास को खरीद लें और घास से इस पूरे महल को भर लें। उस दूसरे राजकुमार को ये बात समझ में आती है और वह बाजार से जितनी भी घास खरीद सकता था सस्ते दरों में, क्योंकि महंगी घास भी बहुत थोड़ी सी ही आती, तो सस्ते दरों में जितनी भी घास उसे मिल सकती थी वह अपने महल को भरने की कोशिश करता। घास सस्ती थी तो सामान्य सी बात है, उतनी अच्छी भी तो नहीं थी, लेकिन महल को भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो वह घास से अपने महल को भरने की कोशिश करता है, लेकिन उन थोड़े से पैसों में वह अपने महल को उस घास से पूरी तरीके से भर नहीं पाता। थोड़ा निराश हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, चलो कुछ नहीं, काफ़ी कुछ तो भर लिया है, शायद पिताजी प्रभावित हो ही जाएं। लेकिन ये दोनों भाई अपने अपने महलों को भर के देखते हैं कि छोटा वाला जो भाई है वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ना किसी परेशानी में दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह चला जाता है नदी के किनारे, सूर्योदय का आनंद लेता है, नाश्ता गाता खुश प्रफुल्ल अपने महल में लौट आता है और वो कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ, अगर वो कुछ कर रहा है तो इतना जरूर कर रहा है कि वो अपने महल में जगह बना रहा है, अपने महल से सामान वो बाहर जरूर निकाल रहा था। तो उसके दोनों भाई सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो इसके भी दिमाग में होगा, जगह तो बना रहा है अपने महल को भरने के लिए, लेकिन किस चीज से भरेगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं था। खैर, इसी ऊहापोह में एक हफ्ता गुजर जाता है और राजा नियत समय पर पहुंचता है उनकी परीक्षा लेने के लिए, ये देखने के लिए कि उन्होंने अपने अपने महल को किस प्रकार भरा। वह उस बूढ़े फकीर के साथ में जब पहले अपने बड़े वाले लड़के के महल में पहुंचता है तो वहां देखता है कि दुर्गंध से उसका महल भरा पड़ा है। आसपास तक दूर दूर तक उसकी बदबू फैली हुई है। लोग भी परेशान हैं। लोगों ने आपत्ति भी की थी, लेकिन क्या करते, राजा का लड़का है, राजकुमार है और राजा की दी हुई परीक्षा है तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। राजा उसे देखता है, कहता है, मूर्ख हो तुम, मैंने ऐसा कहा था तुम्हें करने के लिए, ये क्यों तुमने कूड़ा कचरा भर लिया है। तो बड़ा वाला लड़का कहता है कि आप ही ने तो कहा था पूरे महल को भरना है, और इन थोड़े से पैसों में और मैं क्या लेके आता जिससे मैं पूरे महल को भरता। राजा दुखी हो जाता है, बोलता है, क्या तुमसे मुझे ये आशा न थी। उसका मन खिन्न हो जाता है। वह उस बूढ़े फकीर को कहता है कि चलो अब दूसरे लड़के के पास में चलते हैं, देखें उसने अपने महल को कैसे भरा। दूसरे महल में जाते हैं, देखते हैं उसमें घास जो भरी थी सड़ चुकी है, बदबू कर रही है,
और वो भी पूरी तरीके से महल को भर ना पाया था। राजा का मन बहुत उदास हो जाता है, बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरे लड़के इतने मूर्ख होंगे। घुड़सवारी में, तीरंदाजी में, तैराकी में तो ये इतने कुशल थे कि मैं सोचता था ये लोग प्रवीण हो चुके हैं हर कला में, लेकिन इनकी सोचने समझने की शक्ति इतनी निम्न है, ये कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तो राजा उस फकीर को कहता है कि अब मुझे कहीं नहीं जाना, चलो अब वापस चलते हैं। फकीर कहता है नहीं नहीं, अभी तीसरा बेटा बाकी है, तुम्हारा जो सबसे छोटा बेटा है उसको भी तो देख लें कि आखिर उसने क्या किया है। उसके महल से कम बदबू तो नहीं आ रही है। तो राजा कहता है चलो ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि निर्णय भी तो तभी हो सकेगा जब मैं तीनों पुत्रों की मनः स्थिति को परख पाऊंगा। तो इसलिए वो फिर अपने तीसरे पुत्र के महल की ओर पहुंचता है। वहां जाकर देखता है कि उसका बेटा द्वार पर खड़ा मुस्कुरा के उसका स्वागत कर रहा है। पिता फकीर के साथ में अंदर प्रविष्ट होता है और अचंभित हो जाता है यह देख के कि उसका पूरा महल बिल्कुल खाली पड़ा है। वहां से जो भी कलाकृतियां थीं वो हटाई जा चुकी हैं, जो भी साजो सामान था वो हटाया जा चुका है, पूरा महल रिक्त है, कोई सामान कहीं नहीं दिखाई दे रहा, और बेटा है कि खड़ा मुस्कुरा रहा है। तो वो उस बेटे से पूछता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि अपने महल को पूरी तरीके से भरना है और तुमने तो बिल्कुल खाली ही रखा हुआ है। तो बेटा कहता है नहीं पिताजी, ध्यान से देखें, पूरा महल भरा तो हुआ है। पिता फिर क्रुद्ध हो जाता है, बोलता है मूर्ख समझते हो मुझे, ये भरा है कि खाली है। तो फकीर राजा से कहता है कि देखो राजन, थोड़ा ध्यान से देखो, इस लड़के का महल भी पूरी तरीके से भरा हुआ है। राजा कहता है मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा कुछ कि आपको क्या दिखाई दे गया। तो फकीर कहता है कि आप जरा गौर करें, इसने देखिए अपने महल में चारों ओर दीपक ही दीपक लगाए हुए हैं और उनके प्रकाश से इसका पूरा महल दैदीप्यमान है। राजा भी गौर से देखता है और स्तब्ध रह जाता है कि हाँ वाकई इसका तो पूरा महल प्रकाश से भरा हुआ है। तो फकीर कहता है कि राजन, आपने अब पहचाना, आपका यही पुत्र सबसे श्रेष्ठ है। इसके पास ज्ञान चक्षु है, प्रज्ञा है, विवेक है। यही वह पुत्र है जिससे आपके राज्य का भी हित होगा और प्रजा का भी हित होगा। इसके पास जो है वह बांट रहा है, लोगों को उससे सुख मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है। किंतु आपके जो दूसरे पुत्र थे उनसे लोगों को सिर्फ बदबू, तकलीफ, परेशानियां ही मिल रही थी। तो आपकी परीक्षा इसी पुत्र पर पूरी होती है और इसने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी। उसका छोटा लड़का, जहां की सब लोग शिकायत कर रहे थे कि पैसे बहुत कम हैं और इनसे क्या कुछ भरा जा सकेगा, वहीं सबसे छोटे वाले ने कुछ पैसे राजा को वापस किए और उसने कहा कि ये पैसे तो बहुत थे इस प्रकाश के लिए। तो ये थी छोटी सी कहानी, लेकिन इशारा करती है बुद्ध के उस अंतिम वाक्य पर कि अप्प दीपो भव। अगर जागरूकता है तो ही आपने कुछ सीखा है, अन्यथा आज आप देख सकते हैं कि इंटरनेट पर भी इतना कुछ ज्ञान बिखरा पड़ा है, लेकिन क्या वो ज्ञान है? क्या वो आपको सुख दे रहा है? आप उससे अपने आप को भरते तो चले जा रहे हैं, लेकिन आपके उस भराव को जब आप बांटने जाते हैं तो सिवाय दुर्गंध के और कुछ नहीं मिलता। दूसरा भी परेशान होता है और आप अपने उस तथाकथित ज्ञान से, उन जानकारियों से आप भी बोझिल और परेशान रहते हैं। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि जिसे आप ज्ञान समझते हैं
या कि जो जानकारियां हैं जिनसे आप अपने मन के महल को भर रहे हैं, वो वास्तव में आपको कुछ बना रही हों, आपके व्यक्तित्व में कुछ जोड़ रही हों, जिनसे किसी को कुछ लाभ पहुंच रहा हो। ऐसा जरूरी तो नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया, अपनी जागरूकता को बढ़ाया, अपने विवेक को बढ़ाया, अपनी ज्योति को अर्जित किया, अपने प्रकाश को दैदीप्य किया, तो ज़रूर आप दूसरे को जो बांटेंगे उससे उसे भी कुछ रोशनी मिलेगी, उसका भी मार्ग प्रशस्त होगा, उसके वो हित में होगा। तो ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि बहुत पैसा चाहिए आपको कुछ अच्छा बांटने के लिए, बल्कि आपको समझ चाहिए दूसरे को सुख देने के लिए और खुद भी सुखी रहने के लिए। तो बुद्ध के इसी वचन के साथ में कि अप दीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बने, अपने दीपक स्वयं बने, अपने दीपक को जलाएं, स्वयं भी प्रकाशित हों, तो दूसरे को जो भी आपसे मिलेगा वो प्रकाश मिलेगा, सुख मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, प्रफुल्लता मिलेगी, उत्सव मिलेगा, उल्लास मिलेगा। और ये ध्यान में रखें, जो दूसरे को आपसे मिल रहा है वही आपके पास वस्तुतः है, वही है जिसे आप बांट रहे हैं। दूसरा जो भी कुछ आपसे पा रहा है, आप वही हैं, चाहे आप कुछ भी समझते हों, लेकिन हकीकत सिर्फ इतनी है कि आपके पास में जो है वही आप बांट सकते हैं। और दूसरे ढंग से देखें कि दूसरे को जो भी कुछ आपसे मिल रहा है वस्तुतः वही सिद्ध कर रहा है कि आप क्या हैं। तो खुशियां और प्रफुल्लता बांटने से पहले अपने अंदर संजो लें उस खुशी को, उस उल्लास को, उस उत्सव को, कि जो भी आपसे जो झरे, खुशियां ही खुशियां, खुशबू ही खुशबू, प्रसन्नता ही प्रसन्नता दूसरे को सदैव मिले। रोशनी होगी तो उजाला होगा ही होगा। बुझे दीपक में लाख आप प्रकाश लिख लिख के चिपका लें, वह प्रकाश प्रकाश नहीं होता। प्रकाश जब होता है तो स्वतः प्रकाशित हो जाता है। नमस्कार।